अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक आलमी साजिश जिसको हम कह रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ की जा रही थी और पाकिस्तान की ओवरऑल साख को भी जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान को कैंसिल करके वो आलमी साजिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनकी एसोसिएशन बरतानिया के अंदर मौजूद है और उस एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आज एक बयान जारी होता है, एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसके अंदर वो दो टोक अल्फाज के अंदर ये हक़ाइक़ बयान करते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने स्टेटमेंट के अंदर वजूहात बताई थी कि खिलाड़ियों को ज़हनी दबाव से बचाने के लिए दौरे पाकिस्तान को मनसूख किया जा रहा है। कहीं उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया था अपने स्टेटमेंट के अंदर और उन्होंने ये कहा था कि खिलाड़ी जो है वो ज़हनी दबाव के अंदर ज़हनी दबाव का शिकार है बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से, इसलिए हम जो है वो खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। लेकिन आज जब स्टेटमेंट आया बरतानिया के खिलाड़ियों की एसोसिएशन का, उसके अंदर साफ अल्फाज के अंदर उन्होंने ये बताया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनसे किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया, उनसे किसी किस्म का जो है वो स्टेटमेंट या इनपुट नहीं ली गई खिलाड़ियों से कि आया वो पाकिस्तान सफ़र करना चाहते हैं या नहीं और पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं या नहीं। इससे एक बात साबित हो गई कि ये सब जो है वो किसी और के कहने पर किया जा रहा है और इसका जो है वो ख़तई क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता इसका ताल्लुक़ शायद कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ शायद हो सकता है IPL से हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हो, या फिर इसका ताल्लुक़ जो है वो पैसों के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ में हम बात करेंगे इसी बारे में बरतानवी वज़ीर आज़म जो है बोरिस जॉनसन साहब, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ और उन्होंने ये कहा है कि इन तमाम तर फैसलों ने जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो अपने ख़राब कर दिए हैं हमारे पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, और इस पर जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। साथ में जो है वो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठने लगी हैं, जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उन सब ने बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार किया है इन फैसलों के ऊपर। और उसके बाद पहले बरतानवी सहाफ़ी थे पीटर ऑसबॉर्न, उन्होंने काफ़ी खुलकर तनकीद की थी तमाम मामलात के ऊपर। और अब जो है वो साउथ अफ्रीकन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं स्टीवर्ट हेस, उन्होंने भी जो है वो आड़े हाथों ले लिया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को और उन पर शदीद तनकीद की है कि इस तरीके का जो उन्होंने एक फ़ैसला लिया है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का केस है और उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। इन्हीं तमाम बातों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट तजियाकार हैं जनाब फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर वेलकम टू द शो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर हम जो बातें करते थे पाकिस्तान के अंदर, ये बातें होती थी कि एक आलमी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या ये बातें अब दुरुस्त साबित होती नज़र आ रही हैं? सर दुरुस्त साबित तो आप इसलिए नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं हुई। इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है वो अपने बोर्ड पे तनकीद कर रही है, इंग्लैंड का मीडिया इस पे तनकीद कर रहा है, इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो आज कह रहे हैं कि जी हमें से नहीं पूछा गया टूर कैंसिल करने से पहले। तो जो आप साजिश का जिस हिसाब से बात करते हैं, हाँ ये आप कह सकते हैं कि कुछ बोर्ड्स मिल के कुछ प्लान कर रहे हैं क्रिकेट के में जो जिन लोगों का रोल है वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं ICC में। बिल्कुल फवाद साहब, मेरे कहने का मकसद यही है कि हम बात करते हैं ना कि BCCI के पास बड़ा पैसों वाला बोर्ड है और फिर हम बिग 3 की भी बात करते हैं जिसके अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड शामिल है, तो कहीं हम यही सारा होता हुआ तो नहीं देख रहे? जी नजर तो यही आ रहा है, जिस तरह से इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन आ रहा है और उसके बाद उनकी टीम का, फॉर्मर प्लेयर्स का, मीडिया का, कि क्रिकेट बोर्ड जो है उसका इसमें रोल है एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गिव एंड टेक जरूर होता है। तो वो चीज एक जरूर देखने में आ रही है। लेकिन हम पहले लोग बहुत से जिस पैराहे में बात कर रहे थे, जो मेरा कहना पहले भी था कि सियासी जो भी रहनुमा है उन्हें इसमें नहीं आना चाहिए। आपने एक चीज जरूर नोट की होगी, अच्छी चीज है, वो ये है कि इंग्लिश गवर्नमेंट तक की इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड नहीं सुनता। आप ये बड़ी सुनने वाली बात है कि आप सोचे कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी मनमानी कर रहा था और इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश उनकी मर्जी नहीं थी। और आप हम देखें कितने हमारे इंडिया से एक टूर हुआ और ICC उस पर कोई बात नहीं करता कि इंडियन गवर्नमेंट ने वो पूरा टूर कैंसिल करवा दिए जो पाकिस्तान के साथ खेलना था उन्हें। सो इन्वॉल्वमेंट कितने सारे मुल्कों की गवर्नमेंट की होती है, लेकिन UK का जो क्रिकेट बोर्ड है इंग्लैंड का, उसकी तो गवर्नमेंट की नहीं है सही।
बिल्कुल। पीटर ऑसबॉर्न की बात की मैंने इंट्रो के अंदर, उन्होंने जो है वो बहुत शदीद आड़े हाथों लिया था अपनी बरतानवी हुकूमत को। इसी के बाद जो है वो स्टीवर्ट हेस, जनूबी अफ्रीकन जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की है दोनों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि जब कोई भी टीम किसी भी मुल्क का दौरा नहीं कर रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, तीनों ममालिक के जो है वो दौरे किए बहुत कड़े वक्त के अंदर, जब कोरोना की सूरत हाल बहुत बेकाबू थी। और उन्होंने अपना मुतालबा किया जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट बोर्ड के साथ, का जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है, उनसे उन्होंने ये कहा कि आप जब हमारा बारी आए क्रिकेट खेलने की उनके साथ, तो आप ऐसा जो है वो रवैया या ऐसा एक कोई फैसला ना करिएगा जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन तमाम आवाज़ों को? देखिए, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे हर जगह जो है वो इन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और जायज क्रिटिसिज्म हो रहा है ना। बगैर किसी रीजन के आप इस किस्म की चीज अगर करेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा। तो पाकिस्तान अपना केस तो एक तरह से दुनिया में अगर देखें तो वो जीत रहा है और उसकी तारीफ हो रही है। अब उसका दूसरा एक और तरीका ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे आज इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भी कह दिया, उनके फॉर्मर प्लेयर्स भी कहते हैं, हमसे नहीं पूछा गया कि हम ये लीगल ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज हमें एक माली नुकसान तो हुआ है। सो हमें ये भी जरूर पीसीबी की लीगल टीम को देखना चाहिए कि हमारे पास कोई लीगल ऑप्शन मौजूद है। आईसीसी में आप जाएंगे, आईसीसी में आपको पता है कि क्या होना है और किसकी क्या कितनी चलती है। सो बेहतर ये है कि अगर कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाए, बिकॉज हमें ठीक ठाक नुकसान हुआ है। उस बारे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम को और पीसीबी को जरूर सोचना चाहिए इस पैराहे में। बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में। फवाद साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ तो हमारी बायलैटरल सीरीज हो गई थी डीआरएस वाले इशू की वजह से, लेकिन इंग्लैंड के साथ जो हमारा दौरा था, इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान था, वो जो है मेरे ख्याल से अभी तक आईसीसी का ही एक स्केड्यूल्ड दौरा था। तो कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी के अंदर इस मामले को उठाए? जी जरूर उठाए, बट देखिए 2 T20 थे। सो उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर आप देखें वजह, तो हमें फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हुआ है ना। तो हमें वो देखना चाहिए कि हमारे पास क्या लीगल ऑप्शन है कि हम उनको कोर्ट में लेके जा सकें। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को तो खास तौर पे, न्यूजीलैंड पे भी देखा जाए, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे बात हो, हमें ठीक ठाक झटका दिया है, हमारी रेपुटेशन को झटका दिया है। 2 क्रिकेट बोर्ड आके कहते हैं कि जी ये जगह सिक्योर नहीं है और हम नहीं आ रहे। सो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बाद वेस्ट इंडीज ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है। सो आपने तो हमारी रेपुटेशन को झटका दिया ना, हमें तो इस पे इन्हें लेके जाना चाहिए विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन तो होता ना। इतने सारे मुल्क ऑलरेडी आ चुके थे, 2 PSL हो चुके थे, सारे फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आके खेल चुके हैं, तो इस पे जरूर बात होनी चाहिए ना। वो सब चीजें अलग हैं, किसी आईसीसी में हम क्या करेंगे, आईसीसी में हमें भी पता है क्या होगा। आईसीसी में आपको पता है कि जितना असर और रसूख इंडिया का है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक सच्चाई। आप पहले भी आपने जाके एक गलती कर ली थी, तो आपने केस करने जा रहे थे सेठी साहब के दौर में इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर, वो आपने ऑलरेडी गलती की थी जिसका आपको नुकसान हुआ। तो लीगल ऑप्शंस हमें देखने चाहिए कि हमारे पास क्या मौजूद है और हम किस तरह से अपना केस फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फवाद साहब, हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। वजीर आजम ने भी यूके के जो है बोरिस जॉनसन ने नोटिस लिया इन तमाम बातों का, वो भी खुश नहीं है इन तमाम तर मामलात के साथ। और साथ में हमने देखा है कि अब जो खिलाड़ियों की एसोसिएशन थी क्रिकेटर्स की बरतानिया के अंदर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया आज, और उन्होंने 2 टोक अल्फाज के अंदर ये बात की है कि खिलाड़ियों से तो कोई इनपुट लिया ही नहीं गया। अगर बात मेंटल प्रेशर की थी खिलाड़ियों के ऊपर, तो उनसे तो बुलाकर पूछा नहीं गया कि आप आया पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं या नहीं, और आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप था, उसके बाद खिलाड़ी थक जाते हैं। लेकिन इस तरीके के कोई मामला ही नहीं हुए। उन्होंने ये बता भी दिया कि जो इल्ज़ाम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के ऊपर लगाया था वो तो झूठा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं भी इसी पे बात कर रहा था कि बिल्कुल ही एक क्रिकेट बोर्ड का जो स्टेटमेंट है और जो बेसिस है वो कोई नजर नहीं आ रहे। तो अब मेरा उसी पे कहना है कि हमें अब सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है। और जहां तक आपने गवर्नमेंट की बात की, तो क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है इंग्लैंड का। तो वहां पर ये नहीं होता कि जी सिस्टम्स के जी क्रिकेट बोर्ड को प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आए और वो उसको फॉलो करें, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। लेकिन हमने अपने ऑप्शन पे जरूर गौर करना है और इसी तरह से प्रेशर रखना है, खास तौर पे सोशल मीडिया पे और जहां जहां हम बात कर सकें कि हमारे साथ जाती हुई है।
प्रेशर की आपने बात की, क्या आपको कुछ लगता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर अब दबाव होगा? क्योंकि मुझे बात करें अगर हम, क्या अगर वो अपने फैसले के ऊपर कोई यू टर्न लेते हैं और टीम को भेजते हैं तो वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। विंडो काफ़ी कम रह गई है वर्ल्ड कप के बीच में, लेकिन अगले साल जो उनके दौरा प्लान है पाकिस्तान का, वो होता दिखाई दे रहा है आपको अगर अब तमाम तर मामला को हम देखें? यू नेवर नो पॉसिबिलिटी है। देखिए ऐसा कोई वो नहीं हो गया, उनके पाकिस्तान आने में भी काफी टाइम था और मोस्ट ऑफली यहीं से उन्होंने यूएई चले जाना था। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस पे आप जैसे यू टर्न कह रहे हैं कि प्रेशर जिस तरह से बढ़ता आ रहा है कि हो सकता है वो इस चीज को एक्सेप्ट करें और दोबारा हमारे साथ पाकिस्तान में खेलने को तैयार हो जाए। यू नेवर नो, कोई इतना कोई अनहोनी बात नहीं होगी। आपने 2 T20 खेलने, आप आके खेल सकते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं कुछ वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान की। दिसंबर में 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं। मुमकिन तौर पर वो मैचेस जो हैं वो कराची के अंदर कराए जाने हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के CEO का भी जो है वो एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम जो है वो जल्दबाजी के अंदर कोई फैसला नहीं करेंगे, जिस तरीके से बरतानिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड्स ने किया है, और वो इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो दौरा पाकिस्तान को शेड्यूल के हिसाब से वो टीम को पाकिस्तान भेजें। किस तरीके से देख रहे हैं आप उनके स्टेटमेंट को? देखिए वेस्ट इंडीज की खवातीन की टीम भी आ चुकी है, पहले भी टूर कर चुके हैं। हाँ, बहुत से उनके मेन प्लेयर उस टूर में नहीं आए थे, तो मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज के टूर में ऐसा कोई इशू आएगा अनटिल अनलेस खुदा ना करे को हालात बहुत ही खराब हो जाएं, जिसका नजर तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज टीम टूर करने से इनकार करे। बट प्रॉब्लम वही आएगी कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि जी साउथ अफ्रीका आ गई थी, फिर इंग्लैंड आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, जो इन बड़े ममालिक ने इस वक्त टूर कैंसिल किया है, वो हमारे लिए नुकसानदेह हुआ है। नेशनल T20 का आगाज जो है वो कल से रावलपिंडी में हो गया था और इस वक्त जारी भी है एक मैच। किस तरीके से देख रहे हैं आपकी ये इस कप का होना जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, स्पेशली वर्ल्ड कप T20 के तनाजुर में कितना जरूरी था? नहीं, बहुत जबरदस्त। अभी तक जो मैचेस मैंने देखे हैं, कवरेज अगर आप देखें वो भी बहुत बेहतरीन है और क्रिकेट भी अच्छी हो रही है और अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। यहीं से तो प्लेयर्स तैयार होके जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। टीम हमारी अनाउंस हो गई है, बट स्टिल हमारे पास चांसेस है कि हम कुछ तब्दीली कर सकते हैं। सो ये T20 वर्ल्ड कप के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बाज़ वक़्त होता यही है कि अगर जो सीरीज अगर हमारी कैंसिल नहीं होती तो इतना ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, सारे मेन प्लेयर्स। लेकिन आप हर टीम देखें उसमें ऑलमोस्ट सारे ही पाकिस्तान के करंट और पास्ट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। मुश्किल क्रिकेट है, टफ कंपटीशन है, तो प्लेयर्स को काफी अच्छी तैयारी होगी और बहुत अच्छा फायदा होगा मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जर्मनी से सैयद हैदर साहब, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ें की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं कि PCB ने बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को नेशनल T20 कप के ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त प्रेजेंट किया जा रहा है। कितना ज़रूरी था ये इकदाम और किस तरीके से देख रहे हैं आप इन तमाम तर प्लानिंग को? नहीं, ये बहुत जरूरी था और मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप जब एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो लोग भी उसको देखते हैं और उसके साथ साथ ये है कि खेलने वालों को भी मजा आता है कि उनकी जितनी भी मेहनत है वो देखी जा रही है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी था और मैं समझता हूँ ये न्यूजीलैंड की सीरीज जो है और इंग्लैंड की सीरीज कैंसिल होने से डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत फायदा हो गया। उन्होंने PCB ने जितना भी इन्वेस्टमेंट अपने प्लान की हुई थी उस सीरीज के लिए, वो आई थिंक कि उन्होंने इस पे इन्वेस्ट की है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है और आगे चलकर अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। और इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी था कि अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट में पैरेलल चलें दूसरी टीमों के साथ मिलकर जैसे वो कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मॉडर्न टेक्निक्स को भी अपनाएं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्लेयर्स तो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लेवल के हो, लेकिन आपकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत ही लो लेवल की हो। और जैसे कि हम पहले देखते थे नेशनल स्टेडियम में मिट्टी उड़ती रहती थी, ग्रास भी नजर नहीं आती थी और कैमरे की जो पिक्चर आती थी वो इतनी खराब होती थी कि पता नहीं चलता था कि बॉल कहाँ पड़ी, कहाँ पहुंची। अब जो है देखने में भी मजा आ रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप ऑफ PCB एंड इट शुड बी कंटिन्यू मोर। बिल्कुल, क्रिकेट फैंस ने भी इस इकदाम को बहुत ज़्यादा सराहा है सोशल मीडिया के ऊपर। फवाद साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान ने
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए कोचिंग पैनल का ऐलान किया था जिसमें फिलेंडर थे और मैथ्यू हेडिन थे, लेकिन कोशिश ये थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उनको वर्ल्ड कप से पहले ट्राई किया जाए। साथ में सकलैन मुश्ताक और रज़ाक के भी नाम आए थे कोचिंग पैनल के अंदर, लेकिन अब जब सीरीज़ कैंसिल हो गई हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ, तो जब वो नए कोचेस पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली वर्ल्ड कप T20 के अंदर, तो कितना मुश्किल होगा टीम के लिए एडजस्ट करना। फवाद साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से टीम एडजस्ट करेगी इस वक्त नए कोचिंग पैनल के साथ। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये इतना आसान नहीं होगा। एक तो पहली बात तो ये कि वो दोनों कोचेस जो हैं वो हाइडन, वो अपने फर्स्ट असाइनमेंट पे आ रहे हैं, वेलन फ्लैंडर्स और दोनों हाइडन, तो उनका भी पहला असाइनमेंट है और पाकिस्तान टीम के साथ उनका जो कनेक्शन है वो भी बिल्कुल ही पहला है, बिल्कुल नया है, तो इतना आसान नहीं होगा। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इंग्लिश समझना हमेशा से एक मुश्किल मरहला रहा है, और हाइडन ऑस्ट्रेलियन लहजे में इंग्लिश बोलते हैं और फ्लैंडर्स हैं साउथ अफ्रीका के, तो उनकी बात को समझना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और अभी तो ये भी नहीं पता है कि उनके पास प्लान क्या है। उन दोनों का प्लान भी किसी को नहीं पता है, उन्होंने क्या अपना, क्योंकि अगर आपके कोई प्रोफेशनल कोचेज जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर रहे हो या कर चुके हो, तो उनके तो प्लान्स होते हैं, वो पहले से अपना एक प्लान बनाए हुए होते हैं और उसको यहाँ पे पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों बिल्कुल नए हैं, क्या कैसे करेंगे अभी कुछ पता नहीं है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, लेकिन ये एक बात ये भी है कि ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा कोई फायदा पहुंचे, क्योंकि बहुत कम टाइम है, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का टाइम है। 10-12 दिन में, ये 15 दिन में क्या कौन सा ऐसा कोई गोल्डन अप्रोच कर लेंगे जिससे पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ही टॉप लेवल पे आ जाए। तो प्लेयर्स की जो स्ट्रेटजी है तो वो तो तकरीबन वही रहेगी आई थिंक। अलबत्ता ये हो सकता है कि हाइडन जो है कुछ मशवरे दें, कुछ बैटिंग टेक्निक्स को बेटर बनाने के लिए कुछ मशवरे दें, और जो हार्ड हिटिंग जो इनका इस वक्त टारगेट है उसको बेहतर बनाने में कुछ जो है मशवरे दें, वो इनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। अदरवाइज कोई इतनी ज्यादा चीज नजर नहीं आएगी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम में, कि इन दोनों के आने से कोई नई चीज अचानक सामने आ जाए। फवाद साहब, बात हो रही है मैथ्यू हेडिन और फिलेंडर की, मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम इतने कम वक्त के अंदर एडजस्ट कर सकेगी उनके साथ, क्योंकि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज भी कैंसिल हो गई है। एडजस्ट करने की इसलिए बात नहीं है कि वो एज मेंटोर आ रहे हैं, अभी तक उनके रोल भी उस तरह से डिफाइन नहीं है। बात ये है कि सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, एक स्ट्रेटेजी डिसाइड होनी है, उसको प्लेयर्स ने फॉलो करना है। तो आप अगर देख लें कि जो ये T20 लीग्स होती हैं उसमें डिफरेंट कोचेस होते हैं, तो उनके साथ जाके प्लेयर्स काम करते ही है ना। ये सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हर जगह दुनिया भर में डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट टीम्स के साथ खेलते हैं, हर जगह कहीं एक उनकी मर्जी का कोच तो नहीं मिल रहा होता। नहीं, बेसिकली इसमें तो कोचिंग आपने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होती है, बाकी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने जाके खुद करना होता है। यहाँ किस लेवल की कोचिंग की जरूरत होती है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना बड़ा इशू होना चाहिए, ठीक है। और ना इससे कोई बहुत, मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आप इनके आने से आप बहुत ज्यादा जीत जाएंगे, ना कोई ऐसा कोई नुकसान होगा। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर इम्पैक्ट आता है अगर एक पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग आपके साथ हों, और साथ साथ अगर वो क्रिकेट को समझते हैं और अच्छी प्लानिंग करते हैं, मैच के दौरान स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वही चीज है। यहाँ पर तो कोचिंग का रोल नहीं, यहाँ इससे ऊपर की क्रिकेट जब आती है तो उसमें थोड़ा सा कोचिंग का रोल बढ़ जाता है। 50 ओवर्स की या 5 डे क्रिकेट में यहाँ उतना नहीं है, और प्लस आपका ग्रास रूट लेवल पे और जूनियर लेवल पे कोचिंग का और ज्यादा रोल है। हैदर साहब, मुझे बताइएगा, वक़ार यूनुस पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच, हेड कोच भी रहे हैं माजी में, वो कहता है कि कोचिंग जो है वो एक थैंकलेस जॉब है। कितना एग्री करेंगे आप उनके साथ? मुझे नहीं पता कि उनका ये थैंकलेस जॉब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोचेस जब भी टीमें जीतती हैं तो वो कैप्टन्स जितने भी होते हैं वो हमेशा कोचेस की तारीफ करते हैं। वक़ार यूनुस की तो सबने तारीफ की, आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और दूसरे फास्ट बॉलर्स जितने हैं वो तो हमेशा नाम लेते रहे कि वक़ार यूनुस की वजह से हमारी बॉलिंग में बेहतरी आई है। आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जॉब चली गई है, तो अब वो शायद प्लेयर्स नहीं बल्कि पीसीबी को शायद वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो है ये हमारी जितनी मेहनत थी उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया और उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, और शायद वो ये अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि ये
थैंकलेस जॉब है कि हमने इतनी मेहनत की और हमें इसको सराहा नहीं गया। तो यही उनका मकसद हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ बखार यूनुस को ये नहीं सोचना चाहिए कि थैंकलेस जॉब है। उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने अपने कोचिंग के टेन्योर में क्या कुछ किया है, आप उस पर बात करनी चाहिए। आप एक जगह जब काम करते हैं तो आपको उसकी पूरी पैसे मिलते हैं, उसका पूरी एक आपको मुआवजा मिलता है, तो इट्स योर जॉब। आप जॉब जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसके बाद फिर और क्या चाहते हैं? मतलब व्हाट शुड बी मोर थैंकफुल। आपको जितना आपके साथ एग्रीमेंट हुआ उतने पैसा आपको पेमेंट की गई है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपको वो हर तरीके से जो है वो आपको सर पे बिठाएं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक प्रोफेशनल क्रिकेट जो होती है, प्रोफेशनल जो भी स्पोर्ट्स हो, उसमें कोचेस का रोल डिफाइंड होता है और जितना वो रोल होता है उसके मुताबिक उनको पेमेंट होती है। उसके बाद फिर अगर हर कोच ऐसी बात करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि क्या कोचेस आर दे डूइंग कोई वॉलंटरी जॉब कर रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये उनकी बात करने के ये अंदाज जो है, आई थिंक ये सही नहीं है कि थैंकलेस जॉब होती है। बिल्कुल, कोचेस का एक बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी खेल के अंदर, और वही जो है उसी तरीके से खेल को आगे लेकर बढ़ते हैं, और हार हो या जीत हो उसका क्रेडिट कोच के पास ही जाता है। कोचिंग के बारे में बात करें, इसी बात को आगे जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले से। फवाद साहब, आपने जिक्र किया कि असल कोचिंग जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर होती है, और इंटरनेशनल टीम के अंदर जो है वो कोचिंग का कोई इतना खास अमल दखल नहीं होता, सिवाय इसके कि कोचेस जो हैं वो टीम प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी आपको देते हैं ग्राउंड में उतरने के लिए। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी जितने लेजेंडरी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो सारे चेस कर रहे होते हैं नेशनल टीम की कोचिंग को, बजाय इसके कि वो नीचे ग्रास रूट के ऊपर जाकर कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दें। अंडर 16 लेवल हो गया, अंडर 19 हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। आखिर क्यों ये रुझान इस तरीके का हमारे मुल्क में बन गया है? फवाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। फवाद साहब, मुझे बताइएगा कि आपने जिक्र किया था ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, तो आखिर क्या वजह है कि हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं वो चेस कर रहे होते हैं नेशनल टीम की कोचिंग को, बजाय इसके कि वो नीचे अंडर 16, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाके ग्रास रूट के ऊपर कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दें? फवाद साहब से गालिबन रब्ता मुमकिन नहीं है। हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि आखिर मैंने जो सवाल पूछा फवाद साहब से, उसका जवाब आप दे दीजिएगा। देखिए, ये कोचिंग जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज है प्लेइंग से। पहले इंटरनेशनल बनते हैं पाकिस्तान के, वो एक खास माहौल से आते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जब वो प्लेयर बन जाते हैं वो समझते हैं हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। जबकि कोचिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक प्लेयर बनते हैं, लो लेवल से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। कोचिंग भी इसी तरह है। कोच ऐसा नहीं है पैसे कोई बड़ा प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर बड़े प्लेयर है, लेकिन कई कोच ना वो बनना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि कोचिंग के लिए जो एक पोर्टल है उस पर चलना पड़ रहा है। अब हमारे जो नेशनल होते हैं वो जितनी उनको प्रिवेल होता है, जितनी प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो चाहते हैं वो सारी चीजें उनको मिलती रहें, और उसके लिए उस वजह से उनको सिर्फ ये नजर आता है कि नेशनल टीम की अगर कोचिंग करेंगे तो वो मिलेंगे, अदरवाइज उनको फिर लो लेवल पे अगर वो किसी अंडर 16 या अंडर 18 की कोचिंग करते हैं तो वहां उनको नहीं मिलेंगी वो सब चीजें। और दूसरी बात ये है कि अंडर 16 18 में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। नेशनल टीम की कोचिंग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। प्लेयर्स बने बनाए आते हैं, प्लेयर्स खुद चाहते हैं कि वो हैदर साहब, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है वो नेशनल T20 का भी एक मैच जारी है, और साथ में जो है वो सिंध और पंजाब, साउथर्न पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक एक अच्छा टारगेट जो है वो अच्छा टोटल सेट किया है साउथर्न पंजाब ने, 175 रन स्कोर किए, उसको सिंध चेस कर रहा है। किस तरीके से इन मैचेस को देख रहे हैं? हाईली स्कोरिंग मैचेस आपको दिख रहे हैं? और पिचेस की क्वालिटी की अगर बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं आप उनको? देखिए, अभी तक जो मैचेस हुए, जैसे कल सेंट्रल पंजाब को डिफीट हुई है, हालांकि मैं समझता हूँ सबसे जो मजबूत टीम है सेंट्रल पंजाब की है। तो फिर नॉर्दर्न का और बलूचिस्तान का मैच, वो भी एक अच्छा मैच था। बलूचिस्तान की टीम सबसे कमजोर है और अभी तक 2 मैच हुए उसमें इतना हाई स्कोर है। आज 175 किया है सदर्न पंजाब ने,
और ये एक अच्छा टोटल है। आई थिंक सिंध के लिए बहुत मुश्किल होगा, उनके पहले ईशान मसूद और शर्जील खान जो जिन पे ये डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा बैटिंग में टॉप ऑर्डर में, वो दोनों आउट हो चुके हैं। अब नीचे जो लोअर ऑर्डर में इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है उनके पास, खुर्रम मंजूर हैं, सरफराज हैं, तो मैं समझता हूँ ये सिंध के लिए तो बड़ा मुश्किल चेस होगा ये। आई थिंक ये सदर्न पंजाब का एक बहुत अच्छा टोटल है। पिचेस की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से इन्होंने बैटिंग पिचेस पर तवज्जो दी, ये नहीं चाहते हैं कि इसमें बॉलर्स जो है वो बैट्समैन को परेशान करें, क्योंकि अगर बैट्समैन अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए तो आगे जो बैट्समैन T20 के स्क्वाड में जा रहे हैं उनको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगी। तो आगे जो मैचेस हैं मेरे ख्याल से वो हाई स्कोरिंग मैचेस ही होंगे सब, और दोनों जो भी टीमें हैं हमारी जितनी भी टीमें इसमें खेल रही हैं उनमें अच्छे बैट्समैन हैं, और उनमें सब हर टीम में कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं और बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो पिचेस के हिसाब से तो ये बैटिंग पिचेस ही बनाएंगे और हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, और बैट्समैनों के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सकें। हमें रावलपिंडी से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं शेख गुलाम रसूल। इस वक्त वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद भी हैं जहां पर नेशनल T20 कप का मैच जारी है। शेख साहब, मुझे बताइएगा किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप ग्राउंड में? जी वजाहत, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा कल नेशनल कप T20 स्टार्ट हुआ रावलपिंडी स्टेडियम में, तो एटमॉस्फेयर मतलब उस हिसाब से नजर नहीं आया जिस तरह से आप देखें कि क्राउड 25% अलाउ किया NCOC ने, तो आपको उस तरह से एग्रेशन, उस तरह से जोश क्राउड में नजर नहीं आया। इवन उस तरह से क्राउड नहीं आया स्टेडियम में, जैसा कि आपने देखा होगा टीवी पे सेम। तो क्योंकि इन्होंने काफी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, जैसे आप देखते हैं कि ये फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। आप क्राउड आते हैं, इवन आपने एक डोज लगवाई हुई है तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं आप फिर ही ग्राउंड में एंटर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखें कि मिनिमम जो है आई थिंक 200 की टिकट है, तो क्राउड काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी है न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ, उसके बाद जो हुआ। तो एक इनको चाहिए था क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए चाहे 50 रुपीज़ से स्टार्ट करते मैच दिखाना था कि जो क्राउड है, शायकीन है, वो इंटरेस्टेड होते ज़्यादा, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट मैच था उसमें काफ़ी लोगों ने टिकट बाई किया। तो आई डोंट थिंक सो कि उनका भी रिटर्न हुए हैं पैसे, तो बस इस वजह से क्राउड काफ़ी कम है। शेख, टिकट की आप बात कर रहे हैं, कई सारिफीन ने और कई क्रिकेट शायकीन ने जो है वो इस बात की कंप्लेन की है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टिकट के हुसूल का प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल बना दिया है। कहीं बूथ नहीं लगे हुए, तो बेहतर ये नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टिकट के लिए बूथ कायम करता और टिकट की फराहमी को एक आसान प्रोसीजर के जरिए जो है वो क्रिकेट फैंस तक पहुंचाता? हाँ जी, वही मैं भी कह रहा हूँ कि लैक ऑफ बोथ, और आप अगर ऑनलाइन बुक करवाते हैं उसमें भी काफ़ी मतलब मैंने भी ट्राई किया था एज अ, तो काफ़ी जो वेबसाइट है काफ़ी स्लो है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो पार्किंग है बहुत दूर है स्टेडियम से, तो रसाई शायकीन के स्टेडियम में काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि पहले तो हर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि पहले आप सर्टिफिकेट लाना लाजमी है, और इवन हर कोई शायद पे ना कर सकता हो 200 मिनिमम, और जो मैक्सिमम वो 500 है। तो इनको जहाँ तक मैं समझता हूँ इनको 50 रुपीज़ से स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि क्राउड कम से कम आता और क्रिकेट रिवाइव होती। जहाँ तक बात है प्लेयर्स की, प्लेयर्स में काफ़ी एग्रेशन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग है दैट्स टू मच इम्प्रेसिव, ठीक है, सब तारीफ कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ अगर शायकीन मेन रोल होता है क्रिकेट मैच में किसी भी, तो अगर शायकीन की कमी नज़र आ रही है उस तरह से, तो आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटिंग। हैदर साहब, शायकीन की जो कमी है ग्राउंड के अंदर वो कितनी तशवीशनाक देख रहे हैं आप? इसके जो फैक्टर्स हैं हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज हैं, जुम्मे का दिन भी था, तो शायद जो है वो क्राउड ने ग्राउंड का रुख जो है वो कम तादाद में इख्तियार किया। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को, जो टिकट्स की भी बात की हमने, इसको आसान बनाकर क्राउड्स के लिए जो है वो क्रिकेट फैंस के लिए आसानी नहीं पैदा करनी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जी बिल्कुल करनी चाहिए थी। आप जैसे कह रहे हैं कि अब वीकेंड आ रहा है, लाइक इट्स फ्राइडे टुडे, तो आई होप कि अभी तो कल से बेहतर है क्राउड, पर उस तरह से नहीं है, मतलब जिस तरह से होना चाहिए था। लाइक ये भी बड़े पैमाने पे टूर्नामेंट्स इन्होंने कराने का फैसला किया, तो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, पर मेन लैकिंग इज क्राउड।
जो क्राउड है वो लैक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप कि वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, तो वो इम्प्रूव हो जाए। जो बस वही मसला मसाइल है इनके लिए, चेक इन के लिए, कि वो डिसअपॉइंटेड भी हैं और वो आना भी चाहते हैं, और उस तरह से रसाई स्टेडियम में मुश्किल बनाई जा रही है उनके लिए। बिल्कुल, स्टेडियम तक रसाई को जो है वो आसान नहीं बनाया जा सका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा कि कल के अगर हम मैचेस की बात करें, पहला मैच जो है वो बलूचिस्तान और नॉर्दर्न की टीम्स के दरमियान हुआ। उसके अंदर हमने देखा बलूचिस्तान की जो टीम की लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा स्टार स्टडेड नहीं है। उसके अंदर एक बड़ा मसला ये सामने देखने में आया कि वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के जो प्लेयर्स थे उसके अंदर कोई एक भी प्लेयर जो है उस टीम के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि नॉर्दर्न की टीम जिनके साथ उनका मुकाबला था उसके अंदर 5 वर्ल्ड कप T20 के खिलाड़ी मौजूद थे जो वर्ल्ड कप T20 की स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 स्पिन ऑलराउंडर्स जो हैं वो भी मौजूद थे, जिसमें अगर मैं आपको नाम लूँ तो इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज और शादाब खान तीनों एक ही टीम के अंदर थे। बेहतर ये नहीं था कि हम स्क्वाड को किसी तरह बैलेंस करते? हाँ बिल्कुल, उसको बैलेंस करना चाहिए था। ये बात पहले भी रमीज राजा ने आप देखें कही थी कि हमारा एक रीजन ऐसा है जिसके पास प्लेयर्स ही नहीं है और हमें वहां पे इंजेक्ट करना पड़ते हैं प्लेयर्स दूसरे रीजन से और उसको बनाना पड़ता है वो रीजन हमें। तो ये बात तो पहले से इनको पता थी, लेकिन इनको डिवीजन ऑफ प्लेयर्स में थोड़ा सा जो है इक्वेशन रखनी चाहिए थी। अगर ये 1-2 अच्छे प्लेयर्स उसमें रखते हैं, एक सिर्फ उसमें इमामुल हक है और उसके बाद कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कह सकें कि वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे अच्छी क्रिकेट खेल रहा हो, तो ये एक और ये डिफरेंस जो है अब आप कैसे इसको जो है वो एग्जामिन करेंगे जब नेशनल टीम के 5 प्लेयर्स एक टीम में और दूसरी टीम में एक भी ना हो, और उसके बाद फिर उस कंपटीशन को आप कैसे देख सकते हैं कि एक अच्छा कंपटीशन है। उसके बावजूद फिर भी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान ने अच्छी फाइट दी नॉर्दर्न टीम को और एक बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन उसको चेस करने के लिए भी काफी उन्होंने मेहनत की। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पीसीबी ने जिस वक्त आई थिंक कि जब इन्होंने प्लेयर्स डिवाइड किए थे उस वक्त तक न्यूजीलैंड की सीरीज जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी और इंग्लैंड की सीरीज, तो इनके जहन में ये था कि हमें नेशनल टीम के जो स्क्वाड के प्लेयर्स हैं उन्हें सीरीज में खिलाना होगा। तो T20 टीम, नेशनल T20 की जो टीमें थी उनको इस हिसाब से बनाया गया था कि उसमें किसी भी टीम में 1-2 से ज्यादा कोई नेशनल लेवल के प्लेयर्स नहीं थे। अब अचानक जो है वो टीम्स प्लेयर्स सारे आ गए, तो इनके पास टाइम नहीं था आई थिंक एडजस्ट करने के लिए, और इसलिए उन्होंने फिर नॉर्दर्न की टीम में 5-6 प्लेयर्स एक साथ डाल दिए। लेकिन इनको चाहिए था कि वो बैलेंस रखते, बैलेंस बहुत जरूरी है। इनबैलेंस होने से फिर परफॉर्मेंस का लेवल नहीं पता चलता है, उसको आप जो है ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि किस लेवल की परफॉर्मेंस दी है। जब अपोनेंट वीक हो, कमजोर हो, तो बॉलर या बैट्समैन के लिए कोई आप प्लस पॉइंट नहीं होते हैं उसके पास। हैदर साहब, बात अगर हम करें हैदर अली की और आसिफ अली की, कल उन्होंने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। हैदर अली ने 58 रन बनाए, आसिफ अली ने 43 रन स्कोर किए और काफ़ी उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी हिट्स भी लगाई। या आखिर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो इनके टैलेंट को क्या हो जाता है? ये अल्लाह की है, हैदर अली की इनको जब भी चांस मिला ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जब इंग्लैंड टीम जा रही थी तब तो वो कोविड हो गया था, इस वजह से वो नहीं जा सके टीम के साथ, उनकी जगह शोएब मकसूद इंक्लूड हो गए थे। अब इंडक्शन इनका तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब हैदर अली की जगह जो प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं वो ऑलरेडी जो है वो गुड बुक में है, सेलेक्टर्स के भी और चेयरमैन के भी, तो उनकी जगह तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि आखिर ये जब नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, PSL में खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहां पे ये नाकाम नजर आते हैं। शोएब मकसूद भी इंग्लैंड में कुछ नहीं कर पाए, वेस्ट इंडीज में तो खैर 4 मैच पाकिस्तान के वो जाया हो गए, इसलिए कुछ पता नहीं चला क्या कर सकते थे और क्या इन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब जो है वो हैदर अली तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आगे जो पाकिस्तान की सीरीज आ रही है श्रीलंका के साथ और दूसरी टीमों के साथ, तो वहां भी ये एडप्ट हो सकते हैं। अगर T20 के स्क्वाड में कोई प्लेयर्स नहीं अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो ये आगे आ सकते हैं और फिर इनके पास दोबारा चांस होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगली 2-3 सीरीज जो है वो होम सीरीज है, तो ये एक अच्छा इनके लिए चांस होगा। शेख, कल एक मैच जो है वो एक और भी खेला गया खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इखलाक ने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। बैट्समैन से मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लेकर गए। किस तरीके से देखा आपने पूरे मैच को? जी, मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आप जैसे देख सकते हैं मोहम्मद रिजवान ने अपनी वही एक जो एग्रेसिव इनिंग्स होती हैं उसी को कंटिन्यू रखा। उन्होंने 60+ रन की इनिंग्स खेली, और पर आप जैसे देखा आपने कि जो
बाबर आजम है वो थोड़ा सा कहीं पे लैक होते हुए नजर आए आपको शाहीन के सामने। तो शाहीन आपको पता है कि स्टार्ट ओवर्स में काफी विकेट्स मतलब उस तरह से निकाल लेते हैं, तो शाहीन ने काफी फसाई रखा बाबर आजम को भी इसी तरह से। पर जो रिजवान है उन्होंने एज यूजुअल अपनी जो क्लास है, अपने जो एग्रेसिव खेलने का तरीका है, बिजी बैट्समैन स्टार्ट रखा उसे और वो उनको मदद किया। हैदर साहब बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की, कल आपने उनकी इनिंग्स जरूर देखी होगी, किस तरीके से रेट करेंगे आप उनकी इनिंग्स को? बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त रिजवान और कंटिन्यूसली वो अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। इंग्लैंड से लेकर अब तक वो बहुत ही, बल्कि मैं कहूँ PSL से अब तक वो सबसे सक्सेसफुल प्लेयर हैं और हर मैच में तकरीबन उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है, परफॉर्म किया। तो कल भी जाहिर है वो अच्छी फॉर्म में थे इसलिए अच्छी बैटिंग कर गए और आई थिंक ही विल बी एन एसेट इन T20 वर्ल्ड कप कि वो पाकिस्तान का बैटिंग का बाबर आजम के साथ इन पर ही डिपेंड होगा सारा। और रिजवान के लिए भी अच्छा एक मौका है कि वो अपने आप को और मजीद जो है इसमें पॉलिश कर सकते हैं इस नेशनल T20 कप में और रिदम में अपने रिदम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो 15 दिन अगर ना खेलें तो फिर एकदम से जाएं वो वर्ल्ड कप में तो वो उस तरह ना खेल सकें। तो ये अच्छा एक चांस है उनके लिए कि अपने आप को कंटिन्यू करें और इसी जो जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं इसी तरह वर्ल्ड कप में भी बैटिंग करते रहें और पाकिस्तान के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। नेशनल T20 कप की हैदर साहब अगर हम बात करें, हमारे पास जो है वो इस वक्त बेहतरीन फास्ट बॉलर्स अगर शुमार करें तो शाहीन शाह अफरीदी का शुमार उनके अंदर होता है, हसन अली का शुमार उसके अंदर होता है। अगर हम बैट्समैन की बात करें तो बाबर आजम जो है वो इस वक्त T20 के नंबर 1 बैट्समैन है पूरी दुनिया में और साथ ही अगर हम विकेट कीपिंग बैट्समैन की भी बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो पूरे साल ज़बरदस्त तरीके से रन स्कोर किए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें नेशनल T20 कप के अंदर स्टार प्रेजेंस तो हमारे पास जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है सितारों का। किस तरीके से देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इसके ऊपर जमी हुई हैं? आई थिंक सभी देख रहे होंगे जितने भी जिन के मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो इसको वॉच कर रहे होंगे, उनके कोचेस उनके ट्रेनर्स एनालिस्ट इस वक्त पूरी तरह वॉच कर रहे होंगे कि कौन से बॉलर्स और कौन से बैट्समैन हैं जो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान का पहला मैच है 24 को अक्टूबर को इंडिया के साथ, तो वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के जो कोचेस और एनालिस्ट हैं वो कम्प्लीटली वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि यही पाकिस्तान के मैन फिगर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हसन अली, तो इन्हीं को उन्हें कंट्रोल करना होगा। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि सारी दुनिया की जो भी क्रिकेट नेशंस हैं उनकी नजरें लगी हुई होंगी और वो देख रहे होंगे कि किस तरह इनको हमें काबू करना है। और नेशनल T20 कप इस वक्त दिखाई भी, ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, तो जाहिर है लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और लोग इनको चेक भी कर रहे होंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस वक्त नेशनल T20 कप के ऊपर जमी हुई हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सैयद हैदर साहब और स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं शेख गुलाम रसूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमसे बात करने का। दुनिया के जो आलमी साजिश हमारे खिलाफ, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ चल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है और इसी बारे में आज हमने बात की, साथ में हमने डिस्कस किया नेशनल T20 कप को। नेक्स्ट वीक सेम टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।